बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 में बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक कुमार उर्फ बंटी जी का नामांकन वापस लेने को लेकर के बहुत सारी थियरियां चल रही है। उसमें से सबसे मोस्ट डोमिनेंट थियरी यही है कि चूंकि उनके पिता रविंद्र कुमार या रविंद्र प्रसाद का चारा घोटाले में सजायाफ्ता हो चुके थे, उनको सजा मिल चुकी थी, इसलिए उनको हटाना बहुत जरूरी था। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना ही जरूरी था तो फिर बीजेपी के भीतर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो विधायक ही नहीं बल्कि वो मंत्री और कई बार मंत्री रह चुके हैं, जिनके पिता फोडर स्कैम में यानी कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता हो चुके हैं। और सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि जेडीयू में भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे विधायक हैं, ऐसे सांसद रह चुके हैं जो खुद चारा घोटाला में सजायाफ्ता थे। उनके पुत्र जो है वो विधायक बन चुके हैं जेडीयू से। तो ये जो फोडर स्कैम वाला थियरी है, आप कोई सा भी अखबार, कोई सा भी मीडिया संस्थान उठा लीजिए, सब लोग यही नैरेटिव चला रहे हैं। लेकिन अगर ये नैरेटिव इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी किसी फोडर स्कैम वाले को, फोडर स्कैम से संबंध रखने वाले को टिकट देगी ही नहीं, तो फिर नीतीश मिश्रा को कैसे टिकट दे दिया? और नीतीश मिश्रा को तो सिर्फ टिकट ही नहीं दिया गया है, वो जीते भी हैं, मंत्री भी बने हैं, और पहली बार मंत्री नहीं बने हैं बल्कि कई बार मंत्री बन चुके हैं। तो उसी तरह से आप जेडीयू का विधायक आप देख लीजिए, जेडीयू के भीतर 2009 में जहानाबाद क्षेत्र से सांसद रहने वाले जगदीश शर्मा, उसी केस में यानी कि देखिए फोडर स्कैम में अलग अलग केस हुआ है, जैसे कि चाईबासा का अलग हुआ है, डोरंडा का अलग हुआ है। तो जिस केस में रविंद्र प्रसाद को सजा मिला है 3 साल का, उसी केस में 75 लोगों को सजा मिली थी, और उन 75 लोगों में से एक नाम रविंद्र प्रसाद का था। तो जिस केस में रविंद्र प्रसाद, सीबीआई का ये अभी भी पड़ा हुआ 75 के 75 नाम पड़े हुए हैं, जिस केस में जगदीश शर्मा को सजा मिला है, उसी केस में, उसी 139.5 करोड़ के केस में जगदीश शर्मा को भी सजा मिला है। लेकिन जगदीश शर्मा को जेडीयू सांसद बनाती है, उनके बेटे को विधायक बनाती है। वो बात और है कि फिलहाल अभी 2025 के चुनाव के दौरान जगदीश शर्मा और उनके पुत्र दोनों आरजेडी में वापस जा चुके हैं। राहुल को शर्मा जिसे आप नाम से जान सकते हैं, घोसी के भी वो विधायक हैं। अब अंतर क्या होता है भाई? जगदीश शर्मा और इसमें रविंद्र प्रसाद में अंतर सिर्फ एक है। अंतर सिर्फ ये इतना है कि जगदीश शर्मा जो है वो एक नेता के रूप में चारा घोटाला कर रहे थे, और रविंद्र प्रसाद जो है वो एक सरकारी नौकर के रूप में चारा घोटाला कर रहे थे। रविंद्र प्रसाद उस समय मैनेजर थे एमएस मगध केमिकल कॉरपोरेशन, जो कि पटना में था। और ये कॉरपोरेशन क्या करता था? ये सप्लाई करता था चारा, या फिर चारा में यूज होने वाले जो केमिकल होते हैं वो सप्लाई करता था। और सप्लाई में ही सारा धांधली होता था कि सरकार से आया ऑर्डर 2 रुपये का, यहाँ से गया बिल बन के 4 रुपये का या 14 रुपये का, या फिर ऑर्डर एक भी नहीं गया, सिर्फ बिल बन के गया। और चारा घोटाला में यही हुआ था कि बिना कोई माल आया न गया, और बिल बन के सारा माल पैसा निकल गया। तो उसी में इनको भी सजा मिली थी। तो अब ये कहना, इतना कुछ जानने के बाद ये कहना कि फोडर स्कैम के कारण जो है वो इनका टिकट काट दिया गया या नामांकन जो है वापस कर दिया गया, ये तो बिल्कुल बेईमानी सा, बेवकूफ़ी वाला बात लगता है। अगर ऐसा ही होता तो सबसे पहले नीतीश मिश्रा को निकाले, क्योंकि नीतीश मिश्रा के पिताजी को जो सजा मिल चुकी है उसके अंदर, दोनों लालू यादव और नीतीश मिश्रा एक ही जेल में, एक ही जगह पे जो है वो रहते थे, और दोनों एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते थे कि, और इनफैक्ट पुराने अखबार के कतरन पड़े हुए हैं उस दौर में, जाके देखिएगा तो लालू यादव ने खुद कहा है, खुद जो है वो इंश्योर किया है कि जिस तरह का सर्विस या जिस तरह का ट्रीटमेंट जेल के अंदर लालू यादव जी को मिल रहा है, उसी तरह का ट्रीटमेंट जगन्नाथ मिश्रा को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो भाई नेता बिरादरी के ही थे ना। उनको अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट ही मिलना चाहिए। तो दोनों में दोस्ती भी अच्छी थी। वो बात और है कि अभी पुत्र उनके जो है वो बीजेपी में, बीजेपी से मंत्री हैं। तो वो थियरी एकदम बाहियात, बकवास लगती है। अब एक और थियरी गढ़ी जा रही है। थियरी कौन गढ़ रहा है? थियरी गढ़ रहे हैं जनसुराज के लोग। जनसुराज के लोगों का कहना है कि देखिए, जनसुराज में जो प्रशांत किशोर हैं वो रिसर्च में माहिर हैं। वो अलग बात है कि वो हमारे न्यूज़ हंटर के रिसर्च को बहुत सारे चुराते हैं वो, और चुराए हैं, और उनके लोग भी जानते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो अब उनके लोगों का दावा करना है कि चूंकि जनसुराज का रिसर्च टीम बहुत बढ़िया है, हालांकि कितना बढ़िया है वो हमें पता है, रिसर्च टीम बढ़िया है, तो उस जनसुराज की रिसर्च टीम ने कहीं और से ढूंढ के निकाला है कि अभिषेक बंटी ने कुछ अपने ऊपर जो केसेस हुए हैं, यानी कि उनके ऊपर कुछ एफआईआर वगैरह या कुछ मामले उनके ऊपर दर्ज होंगे, उसका उन्होंने
जिक्र नहीं किया है अपने चुनावी हलफनामे में। और चूंकि ये जनसुराज के लोगों को पता चल चुका था और 13 तारीख को ये इसका उद्भेदन करने वाले थे, इसलिए पहले ही डर के बंटी जी जो है वो बोले कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब ये भी हास्यास्पद है। कैसे हास्यास्पद है? अभी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और उस बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अभी भी पटना हाई कोर्ट में 43 विधायकों के ऊपर केस चल रहा है, जिसमें कि ये उन 43 विधायकों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में जरूरी जानकारियां छुपाई है, चाहे उनका कोर्ट से संबंधित हो, चाहे पुलिस से संबंधित हो, FIR, मुकदमा या फिर उनके संपत्ति से संबंधित हो। और बड़े बड़े मंत्री नेता सब लोग उसमें नपे हुए हैं। लेकिन क्या आज तक उसका केस का कोई डिटेल आया है? क्या उस केस में कोई फैसला आया है? और अगले 5 साल तक आएगा भी नहीं। क्योंकि आप जरा याद कीजिए पिछली बार कब किस विधायक का जो है वो विधायकी रद्द हुआ है इस आधार पे कि उन्होंने फलाना केस या फलाना संपत्ति के बारे में अपना विवरण नहीं दिया है। हमने ही न्यूज़ हंटर पे कम से कम तो जो है वो दर्जनों ऐसे बड़े बड़े नेताओं, संजय झा से लेकर के ललन सिंह से लेकर के पता नहीं कितने लोगों का हमने सबका निकाला है नॉमिनेशन पेपर। और उस नॉमिनेशन पेपर हमने झाल दिखाया, गड़बड़ दिखाया, जिसमें कि हमने दिखाया कि आय से अधिक संपत्ति है, उन्होंने जो है वो सारा अपना कोर्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, पुलिस थाना का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, संपत्ति का सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन उनका कुछ हुआ है। और आप आखिरी बार कोई उदाहरण निकालिए ना कि आखिरी बार कब सुना था आपने कि किसी विधायक का जो है वो नामांकन रद्द हो गया या फिर उनका विधायकी रद्द हो गया, सांसदी रद्द हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोर्ट में उन्होंने ये सिद्ध नहीं कर पाए कि उन्होंने जो चुनाव आयोग को अपना पूरा संपत्ति का ब्यौरा या फिर चुनाव आयोग को जितना भी अपने केस का ब्यौरा दिया है वो पूरा नहीं दिया है, उसमें से कुछ छूट गया था। उस आधार पे फिलहाल हमें तो याद नहीं कि लास्ट टाइम किसका जो है विधायकी या सांसदी गई है। आपको याद है तो आप जरा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो ये भी दावा बिल्कुल वाहियात है, फॉल्स है। ये सिर्फ एक PR है जो जनसुराज करने में माहिर है और उनकी टीम करने में माहिर है कि चूंकि किसी को पता है बीजेपी एक्सेप्ट करेगी नहीं कि रियल रीजन क्या है, कुछ न कुछ बहाना बनाएगी, तो ये अपना रीजन अपना मनगढ़ंत बना दीजिए जिससे इनके नैरेटिव को फायदा हो कि देखो जनसुराज से डर करके हमारा जो है वो कैंडिडेट, इसने हमारी रिसर्च टीम किससे डर करके उसने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। अब एक तीसरी थियरी हो सकती है, लेकिन ये पूरा बकैती है, जो हम बकैती कभी कभी करते हैं न्यूज़ हंटर पे और कह के करते हैं। हम बाकी लोगों की तरह नहीं कहते हैं कि सूचना से, स्रोत से और ये तो वो हमारा फलाना ढिमकाना, हमारा कुछ नहीं फलाना ढिमकाना है। हम शुद्ध विशुद्ध बकैती कर रहे हैं। इसमें बकैती सीधा सा ये है कि हमने 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही हमने अपने ट्विटर पे लिखा था और बताया था आपको कि फिलहाल बीजेपी बांकीपुर से चुनाव हार रही है। अब वो चुनाव हार रही है या हरवाया जा रहा है या जानबूझ के हार रही है, वो एक अलग अलग विषय है, अलग अलग थ्योरीज है, वो अलग अलग लोग जानते हैं। लेकिन इतना तय था कि बीजेपी इस चुनाव को संभवतः हार रही थी। अब हारना चाहती है या हरवाना चाहती है या खुद से हारना चाहती है वो हमें नहीं पता है, लेकिन थियरी ये लगाया जा रहा है और लोगों के अंदर ये बात चल रही है कि बीजेपी संभवतः ये चाहती है कि इस चुनाव में वो हारे और उस हार से बहुत सारा कुछ होगा। नितिन नवीन का जो कद है वो और डाउन होगा। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है कि बीजेपी चाहती है कि प्रशांत किशोर सदन में आए और वो आरजेडी को आड़े हाथ हो दें, यानी कि सत्ता में आ करके विधायक बन करके। और ये आरजेडी के लोगों का भी कहना है, आरजेडी के लोग और आरजेडी के संरक्षक या आरजेडी के समर्थक या आरजेडी के लिए अच्छा सोचने वाले लोगों का कहना है कि देखो ये बीजेपी और प्रशांत किशोर ये दोनों मिल करके आरजेडी को लताड़ने के लिए, आरजेडी को डैमेज करने के लिए यहाँ पे आ रही है। इसलिए बीजेपी जानबूझ करके एक ऐसे कैंडिडेट को उतार रही है जो कि कभी चुनाव जीत ही नहीं सकता है। अब जो दूसरे कैंडिडेट अभी नाम आया है सिन्हा जी का, उनके बारे में 32 साल की उम्र है, 12 साल से बीजेपी में है, कोई नाम नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर उसका नहीं माना जा रहा है। तो एक तो वीक इस पूरे नैरेटिव से अगर आप देखेगा तो सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हुआ है, उनके नामांकन वापस लेने से किसी को फायदा हुआ है तो वो प्रशांत किशोर को हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सामने रख करके कि हमारे कारण इन्होंने नामांकन वापस किया है, या हमसे डर के वापस किया, या हमें चूंकि कोई गुप्त सूचना मिल चुकी थी उसके डर से किया, या फिर चूंकि हम ऑलरेडी लीड कर रहे थे, ये नैरेटिव क्रिएट किया गया है। और बांकीपुर में ये नैरेटिव धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा है कि हो न हो ये नामांकन वापस हुआ है प्रशांत किशोर के डर से। डर दो तरह का, एक डर
कि इनके पास इस कैंडिडेट के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है गुप्त। दूसरा डर ये चूंकि प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं ग्राउंड पे, ज़्यादा आगे हैं चुनावी प्रचार में, तो बीजेपी डर गई इसके चुनावी प्रचार से, तो किसी अच्छे कैंडिडेट को लाएगी। तो अच्छे कैंडिडेट यही होता है जो कैंडिडेट नया आया है, एक 32 साल का लड़का जिसे कोई जानता तक नहीं है। अब ये आप तय कीजिए, लेकिन लार्जर नैरेटिव यही चलाया जा रहा है कि बीजेपी और प्रशांत किशोर का ये मिली भगत है और टारगेट पर आरजेडी है। अब इसके पीछे एक और थियरी चलाई जा रही है। थियरी ये चलाई जा रही है कि शुरुआती दौर में, यानी कि कुछ समय पहले तक, कुछ महीने या कुछ साल भी नहीं कहिएगा, कुछ समय महीने पहले तक बीजेपी का टारगेट था कि जेडीयू को खत्म किया जाए, या जेडीयू को एप्रोप्रिएट कर लिया जाए, या जेडीयू को कंप्लीटली खत्म ही कर दिया जाए। नीतीश कुमार के जाते ही, नीतीश कुमार के खत्म होते ही, वो अब होता दिख नहीं रहा है। तो चूंकि बीजेपी का टारगेट रहा है कि हर स्टेट में रीजनल पार्टी को खत्म कीजिए, और किसी भी नेशनल पार्टी का, कांग्रेस का भी जब सत्ता रहती है, सब भी वो स्ट्रांग होते हैं, तो यही करती है कांग्रेस भी। तो बीजेपी रीजनल पार्टियों में बिहार में जेडीयू को खत्म करने का ट्राई आज से नहीं 1 दशक से कर रही है। 1 दशक से जेडीयू को खत्म करने का एक नहीं कई प्रयास बीजेपी कर चुकी है और हर बार औंधे मुँह गिरी है। 43 सीट पर सिमटने के बावजूद जेडीयू फिर से कमबैक करती है और तगड़े ढंग से करती है। लोग कहते हैं कि अब नीतीश कुमार चले जाएंगे तब जेडीयू खत्म हो जाएगी, लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार का भी और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो संभवतः ये हो सकता है कि बीजेपी को अब ये विश्वास हो गया होगा कि जेडीयू को खत्म करना संभव नहीं है, और अगर जेडीयू को करना खत्म संभव नहीं है तो फिर आरजेडी को टारगेट किया जाए। और आरजेडी को खत्म करने के लिए एक मुहरा, बहुत सारे मुहरों में से बहुत सारे उनके मुहरे तैर रहे हैं तालाब में, राजनीति के तालाब में, उसमें से एक प्रशांत किशोर को भी बनाया जाए। और प्रशांत किशोर के ऊपर तो हमेशा से आरोप लगते आया है कि ये जो है वो बीजेपी के बी टीम है। तो वो हमें नहीं पता, यह इसलिए हमने कहा कि ये बकैती है, शुद्ध बकैती है, विशुद्ध बकैती है, जो अलग अलग अफवाहें उड़ रही है, या हम कह सकते हैं अफवाह भी से कह सकते हैं, अफवाहें जो उड़ रही है ये यही सारी अफवाहें उड़ रही है। इसमें से कौन सा सच है कौन सा झूठ है, हमारे पास थर्मामीटर नहीं है सच झूठ नापने का, और न ही हमारे पास कोई सूत्र मूत्र ऐसा कुछ भी है जिससे कि हम इसी की सच्चाई पता कर सकते हैं। बाकी आप अपना दिमाग लगाइए, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, जिसके पास है उससे जाकर पूछिए। और बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ, अगर आपको बकैती जारी रखना है तो। धन्यवाद।